ये कहानी है एक पुराने जंगल की, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था और सभी पक्षियों को अपना अपना घर बनाने की चिंता लगी थी। हाय, अब मैं क्या करूँगी? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ। अरे, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, वरना सारी लकड़ियाँ दूसरे पक्षी ले जाएंगे। अरे भाई, जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मुझे भी अपनी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढनी चाहिए। फिर सभी पक्षी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बंटी कबूतर को एक जगह बहुत सारी लकड़ियाँ नज़र आती है। अरे वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। इतनी सारी लकड़ियाँ, वो भी एक साथ। इससे तो मैं अपना पूरा घर बना लूँगा। तभी मीठू तोते को भी बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाती है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया। आज पता नहीं सूरज किधर से निकला था, जो इतनी सारी लकड़ियाँ मुझे इतनी जल्दी मिल गई। इतनी ही देर में टोनी चिड़िया को भी बहुत सारी लकड़ियाँ नज़र आती है और वो जैसे ही उन लकड़ियों के पास जाती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे कौवे भैया, आप देखो तो मुझे कितनी सारी लकड़ियाँ मिली है। इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगी और बारिश के दिनों में आराम से रहूंगी। अरे वाह चिड़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं ये लकड़ियाँ यहाँ पर रख कर गया हुआ था और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी लकड़ियाँ है। अरे कौवे भैया, आप ऐसी बातें न करो। ये लकड़ियाँ तो मुझे पहले मिला है और तुम यहाँ अभी आए हो। ये लकड़ियाँ मेरी है, क्योंकि इसे पहले मैंने देखा है। अच्छा, तो तुम्हें पता लग ही गया। तो चलो, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चिड़िया वो लकड़ियाँ कालू कौवे को दे देती है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सब पक्षियों के घर तैयार हो गए थे, लेकिन सिर्फ टोनी चिड़िया का घर तैयार नहीं हुआ था और बारिश शुरू हो गई। सब पक्षी अपने अपने घर में बैठे बारिश के मज़े ले रहे थे, मगर चिड़िया के पास घर नहीं था। बारिश तो बहुत तेज़ है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मुझे रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी। चिड़िया अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे छुपा देती है। उस पेड़ के नीचे बस दो बच्चे के छिपने की जगह थी, इसलिए वो खुद बारिश में भीगती रहती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद बारिश रुकती है और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। अरे टोनी बहन, तुम बहुत बीमार लग रही हो। ऐसा लगता है तुम बारिश में भीगती रही हो। अरे हाँ बुलबुल डॉक्टर, मैंने अपना घर बनाने के लिए जो लकड़ियाँ तलाश की थी, वो कालू कौवा मुझसे छीन कर ले गया। इसलिए मैं समय पर अपना घर नहीं बना सकी और बीमार हो गई। अच्छा, तो ये बात है, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, जो तुम किसी भी फल वाले पेड़ के तने में डालोगी तो उस पेड़ का एक फल बड़ा हो जाएगा और तुम उस बड़े फल को खोखला करके उसमें अपना घर बना लेना और आराम से रहना। चिड़िया वो दवाई लेकर चली जाती है और जाकर एक सेब के तने में डाल देती है और देखते ही देखते उस सेब के पेड़ का एक सेब बहुत बड़ा हो जाता है। तो चिड़िया उसमें अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज़ हवा चलती है और बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। तभी वे पक्षी टोनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे टोनी बहन, तुमने ये किस तरह का घर बनाया है? हमें भी बताओ, ताकि हम भी ऐसा घर बनाकर रह सके, वरना हम बारिश में बीमार हो जाएंगे। मुझे बुलबुल डॉक्टर ने एक दवा दी थी, जिसे किसी फल वाले पेड़ के तने में डालने से
उस पेड़ का एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह हम उस फल के अंदर अपना घर बना सकते हैं। तुम सब भी बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर वो दवाई ले लो और अपना घर बना लो। वो सभी पक्षी दवाई लेने बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, आपने जिस तरह की दवाई चिड़िया को दी थी वो दवाई हमें भी दो। हमारे भी घर टूट गए हैं और हम भी बड़े फल के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं। अरे वाह, वो तो ठीक है, पर मैं कालू कौवे को दवाई नहीं दूंगी क्योंकि उसने चिड़िया की लकड़ियाँ छीनी थी, इसलिए सिर्फ तुम लोगों को दवाइयाँ मिलेगी। सभी पक्षी बुलबुल से दवाई लेकर पेड़ के तने में डालकर अपना अपना घर बना लेते हैं, लेकिन कालू कौवे के पास वो दवाई नहीं होती और वो बारिश में भीगता रहता है। इस तरह उसे समझ आ जाता है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है। गौरी कौवी आज बेसब्री से अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। पति जी, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। खुशी खुशी गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को बताती है, मगर कालू कौवा खुश होने के बजाय गुस्से में आ जाता है। इतना नहीं कमाता मैं जो तुम्हारे इन बच्चों को पाल सकूं। मुझे आज़ादी पसंद है। मैं इन बच्चे के खातिर खुद को घोंसले में कैद नहीं कर सकता। आप कैसे बाप है जो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? तुम ये अंडे अपनी बहन को दे आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घोंसले में ये बच्चे। छोटा सा घोंसला है, इनमें मैं रहूंगा, तुम रहोगी या ये बच्चे रहेंगे। गौरी कौवी चुप हो जाती है। दिन गुजरते गए। गौरी दिन रात अपने अंडों की देखभाल करती थी और थोड़ा सा समय निकालकर अपने लिए भोजन भी ले आती। और फिर एक दिन उसके अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ की तरह काले और सुंदर थे। रात को जब कालू कौवा अपने घर आता है तो गौरी उससे कहती है, बच्चे निकल आए हैं कालू, हमारे अंडे से निकल आए हैं। 2-4 दिन मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, बच्चे अभी छोटे हैं। क्या? तो फिर मैं जाऊंगा भोजन लाने तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए। 2-4 दिन की तो बात है, फिर मैं लाया करूंगी। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं सारे काम खुद कर लूंगी। इन बच्चों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें पहले ही बताया था, मुझसे नहीं होगा ये सब। कालू, दया करो मुझ पर, नहीं तो इन मासूम बच्चों पर दया करो। जब बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे मेरी और आपकी सेवा करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज की रात गुजारो और सुबह चली जाना यहाँ से। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी और बच्चों को घोंसले से निकाल देता है। गौरी कौवी अपने बच्चों को लिए एक अनजान मंजिल की ओर जा रही थी। वो अपनी माँ वाले जंगल में जाती है। एक सूखे पेड़ पर लावारिस पर एक घोंसले में जाकर बैठ जाती है। बच्चों को वहाँ बैठाकर गौरी कौवी उनके लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा अपना भोजन खाता और नदी पर सो जाता। सारा दिन सोया रहता। वो दूसरे से लड़ाई करता। भाग भाग यहाँ से मिट्ठू, ये जगह मेरी है। पहले अपनी पत्नी और बच्चों को भगा दिया। तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो, तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। डर गया मिट्ठू, डर गया। सब डरते हैं मुझसे। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। गौरी कौवी अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लिया था। अब वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। मैं भी जाऊंगी मम्मा, आपके साथ भोजन लेने। मेरे बच्चे, आप सब अभी छोटे हो, पहले आप दोनों सही से उड़ना सीखो। एक दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि तभी तेज हवा चलती है और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। एक पेड़ से एक डाल टूटकर कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
वहीं मीठू तोता और चिड़िया जिससे कालू कौवा हमेशा लड़ता था, उसे डाल से निकालकर घोंसले में छोड़कर आते हैं। कालू, हमें माफ करना, इससे बढ़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा पंख टूट गया है। मगर चिड़िया और मिट्ठू वहां से चले जाते हैं और कालू जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ा रो रहा था। कई दिन बीत गए थे, अब कालू हिल भी न सकता था। मम्मा, आज हमें अपना पुराना जंगल देखना है। हमें देखना है हम कहाँ जन्म लिए थे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको उस दिशा में ले चलती हूँ। फिर गौरिका भी अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घोंसले की तरफ जाती है। माँ, ये कौन है? आवाज सुनकर कालू अपनी आंखें खोलता है। गौरी, मुझ पर एक ढाल गिर गया था, मेरा पंख टूट गया है। बच्चों, यहाँ से चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। बीता हुआ कल मेरे सामने आ रहा है। बाबा, आप कौन हैं? आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? बच्चों, मैं आपका पिता हूँ। वो दिन याद करो कालू, जब तुम जवान थे और मेरे बच्चे बहुत छोटे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मगर आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। गौरी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने उजड़े हुए घोंसले से उन्हें जाते हुए देख रहा था और रोए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जवानी में कभी ऐसे काम न करें जिसकी वजह से हमें बुढ़ापे में पछताना पड़े। आपका धन्यवाद।